गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वाली क्लास में हमने उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय सेल क्या होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल के बारे में हमने डिस्कस किया था। और साथ में हमने लिक्विड जंक्शन द्रव संध्या क्या होती हैं और सिल्वर सिल्वर क्लोराइड सेल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम किसी भी सेल का आपको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, उसको आप किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं उसके मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेल के विद्युत वाहक बल का मापन, मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल किस तरह से ज्ञात करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी परिपथ में दो बिंदु के बीच उत्पन्न विभवांतर को हम वोल्ट मीटर की सहायता से जनरली ज्ञात करते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर के द्वारा मापा गया विद्युत वाहक बल जो सेल का है वो यथार्थ एक्यूरेट ईएमएफ वैल्यू हमें प्राप्त नहीं हो पाती हैं। जैसे गैल्वेनिक सेल के विद्युत वाहक बल का मापन करना है और एक्यूरेट हमें वैल्यू चाहिए, तो उस स्थिति में जो परिपथ बना हुआ है वहाँ पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए, यानी कि खुला परिपथ हो। और आपको एक्यूरेट ईएमएफ वैल्यू ज्ञात करनी है तो वहाँ पर जो एपरेटस यूज करते हो वो पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं, और जो पोटेंशियोमीटर की सहायता से किसी भी सेल का ईएमएफ वैल्यू ज्ञात होती है वो एक्यूरेट वैल्यू हमें प्राप्त होती है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सेल विभव अर्थात सेल के विद्युत वाहक बल के मापन हेतु हम पोगेनडोर्फ संपूरक सिद्धांत को काम में लेते हैं। पोगेनडोर्फ कंपेंसेशन प्रिंसिपल को उपयोग में लेते हैं। इसके अनुसार यदि किसी सेल के सेल विभव के बराबर विभव किसी अन्य मानक वेस्टर्न सेल द्वारा विपरीत दिशा में लगाते हैं तो जो परिपथ में धारा प्रवाह रुक जाएगा, और ऐसी स्थिति में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उस सेल का विद्युत वाहक बल होता है, जिसे हम पोटेंशियोमीटर द्वारा मेजर करते हैं। किसी भी सेल का ईएमएफ वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें पोगेनडोर्फ संपूरक विधि का प्रयोग करते हुए उस सेल का ईएमएफ वैल्यू ज्ञात करते हैं। यहाँ इस डायग्राम में ये एक मीटर स्केल है जिसके ऊपर हमने AB लंबाई का प्लेटिनम इरिडियम का प्रतिरोधक तार लगा रखा है, और साथ में एक ज्ञात सेल जो सीसा संचायक सेल होता है और इसको हमने सिर से प्रदर्शित कर रखा है, और ये प्लस सिरे से इस A बिंदु पर जुड़ा हुआ है और दूसरा इसका ये माइनस सिरा है, ठीक है, जो कि B सिरे से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से जो अज्ञात सेल है जिसका आपको ईएमएफ वैल्यू ज्ञात करनी है, उसके जो इस अज्ञात सेल का प्लस सिरा इस A बिंदु से जुड़ा हुआ रहता है, जबकि जो दूसरा जो सिरा है वो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ रहता है, और गैल्वेनोमीटर इस सर्पी संपर्क स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जैसे जुड़ा हुआ रहता है। किसी भी सेल का ईएमएफ ज्ञात करते हैं तो ये जो तार हैं इसके ऊपर इस जो सर्पी संपर्क है इसको इधर उधर खिसकाते हैं, और जहाँ पर गैल्वेनोमीटर के अंदर इसका विक्षेप शून्य होगा और उस लंबाई को हम ज्ञात कर लेते हैं, और इस तरह से हम किसी भी सेल का ईएमएफ वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर A और B एक समान अनुप्रस्थ काट का 1 मीटर लंबा तार होता है जो कि प्लेटिनम इरिडियम का मिश्र धातु का बना हुआ तार होता है, और इसको हम मीटर स्केल पर तान के लगा देते हैं। C एक स्थिर विद्युत वाहक बल जो कि सीसा संचायक सेल है और जिसका विद्युत वाहक बल सेल के
विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए, और यानी कि अज्ञात सेल से इसका जो मान होता है वो ज़्यादा होना चाहिए। जैसे हम परिपथ को स्थापित करते हैं, सी का जो ईएमएफ है वो ए बी तार में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब अज्ञात सेल को एक्स को परिपथ में लगाते हैं और जो सी के ईएमएफ का विरोध करता है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। अब हम सर्पी संपर्क को ए बी तार पर इधर उधर चला के देखते हैं, और जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में इसका विक्षेप शून्य आता है, माना कि इसका जो विक्षेप शून्य आ रहा है वो डी बिंदु पर आ रहा है, और उसको हम नोट कर लेते हैं। इसी तरह से ये जो स्थिति बन रही है ये फर्स्ट स्थिति है, जो कि एडी, इसको यहाँ से ए से डी के बीच की जो लंबाई रहेगी उसको हम एडी लंबाई से डिनोट करेंगे, और ये अज्ञात सेल का के ए बी की लंबाई रहेगी। ऐसी स्थिति में एडी जो लंबाई तक सी सेल का जो विभवपात होता है वो अज्ञात सेल के कुल विभव के बराबर होता है, अर्थात जो एक्स सेल का जो विभव ई एक्स है वो तार की लंबाई एडी के समानुपाती होगा। इसी तरह से हम अब मानक सेल एस ले रहे हैं और इसको वापस जी की सहायता से जोड़ते हैं, और यहाँ पर इसी सर्पिस संपर्क की सहायता से हम इस तार के ऊपर चला के देखते हैं, और माना कि ये जो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य आता है वो डी डैश पर आता है। इस तरह से हम जो एस सेल है का विभव ई एस तार की लंबाई एडी डैश के समानुपाती होगा, और चूंकि जो तार की लंबाई के साथ विभव का जो पतन हो रहा है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अब हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं कि यहाँ पर ए बी एक समान अनुप्रस्थ का 1 मीटर लंबा प्लेटिनम मीडियम का बना हुआ मिश्र धातु का तार होता है, जो कि मीटर स्केल पर लगा हुआ होता है। सी एक स्थिर विद्युत वाहक बल का शीर्षा संचयक सेल होता है, जिसका जो ईएमएफ है वो अज्ञात सेल से ज़्यादा होता है, और सी सेल का जो ईएमएफ है वो हमें ज्ञात रहता है। परिपथ स्थापित जैसे ही करते हैं, सी का जो ईएमएफ है वो संपूर्ण एबी तार में समान रूप से वितरित होता है, एवं अज्ञात सेल एक्स को परिपथ में काम में लेते हैं और सी के ईएमएफ का विरोध करता है, क्योंकि ये दोनों परिपथ एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। संपर्क सर्पी संपर्क को जो उस एबी तार के ऊपर चलाते हैं और गैल्वेनोमीटर के अंदर जो विक्षेप आता है वो माने कि वो शून्य स्थिति जो प्राप्त हो रही हैं वो डी पर प्राप्त हो रही हैं, और ऐसी स्थिति में एडी लंबाई तक सी का सेल का जो विभवपाती अज्ञात सेल के एक्स के कुल विभव के बराबर होता है, अर्थात एक्स सेल का जो विभव ई एक्स आता है वो तार की लंबाई एडी की लंबाई के समानुपाती होगा। अब मानक वेस्टर्न सेल को हमने उस परिपथ में जोड़ा है और एस का परिपथ लेते हैं, तो एस को हम परिपथ में काम ले रहे हैं, उसके लिए भी हम गैल्वेनोमीटर की सहायता से शून्य विक्षेप की स्थिति को ज्ञात करते हैं, और माना कि वे डी डैश पर हमें प्राप्त होता है। तो यूँ कह सकते हैं कि जो एस सेल का जो विभव ई एस हमें प्राप्त हो रहा है वो तार की एडी डैश लंबाई के समानुपाती होगा, और चूँकि जो तार की लंबाई के साथ विभव का जो पतन होता है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तो ई एक्स जो सेल हैं अज्ञात सेल के लिए जो विभव आ रहा है वो समानुपाती हैं ए से डी तक का जो विभवपात है उसके समानुपात देखने को मिलता है। इसके जगह हम ई एक्स बराबर ए डी लिख सकते हैं, ये हमारा समीकरण 1 होगा। और जो मानक स्टैंडर्ड सेल के लिए ई एस होता है वो समानुपाती होगा ए से डी डैश तक, जो कि विभवपात है, और इसको हम ई एस इक्वल टू ए डी डैश लिख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को जब हम सोल्व करते हैं तो ई एक्स अपॉन ई एस बराबर ए डी अपॉन ए डी डैश मिलेगा, और इसको हम अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो ई
एक्स बराबर ए डी अपॉन ए डी डैश इंटू ई एस हो जाएगा। अब यहाँ पर ई एस जो कि स्टैंडर्ड मानक सेल होता है, इसकी हमें ईएमएफ वैल्यू हमें ज्ञात होती है, और एडी लंबाई हमने अभी उस एपरेटस की सहायता से ज्ञात किया है, और इसी तरह से एडी डैश लंबाई भी हमने अभी ज्ञात की है। और इन सभी का जो हमें मान प्राप्त हो रहा है इस सूत्र में रखेंगे और आपको अज्ञात सेल का ईएमएफ वैल्यू ज्ञात हो जाती है। इस तरह से हम किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल इस पोटेंशियोमीटर की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम सेल का नोटेशन देखते हैं और वो किस तरह से हम इनको सेल को प्रदर्शित करते हैं, उन सभी बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है संकेतन अथवा चिन्ह परिपाटी, नोटेशन एंड साइन कन्वेंशन। यहाँ पर कोई भी अगर कोई दो सेल है, माने कि गैल्वेनिक सेल की बात करें तो उस डेनियल सेल की बात करें तो उसमें दो कंटेनर थे, एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, एक राइट हैंड साइड की तरफ, दो कंटेनर थे। जो राइट हैंड साइड की तरफ था जो कंटेनर था उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ था, और उसी के अंदर हमने कॉपर का रोड डिप कर रखा था जो कि कैथोड का काम कर रहा था। और इसी तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो कंटेनर होता है उसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा रहता है और उसी में जिंक का रोड डिप रहता है, और जो जिंक का रोड है वो एनोड का काम करता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है जबकि कैथोड पर रिडक्शन होता है। उसी को हमने यहाँ पर सेल के रूप में बता रखा है। Zn जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उनको हमने आपस में साल्ट ब्रिज से जोड़ा है, तो इसको डबल एरे से आपको बताना है। और फिर कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है तो जो Cu2+ आयन है इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो अलग अलग स्पीसीज हैं, एक सॉलिड स्टेट वाली है, एक जलीय विलयन में है, इनको हम साइन नोटेशन में ओब्लिक चिन्ह से बता देता है Zn, और ओब्लिक Zn2+ से बताना है। और साल्ट ब्रिज को आप डबल लाइन से बताना है, पैरेलल लाइन से बता देना है। और जो इसी तरह से ये वाली जो स्पीसीज है इसको भी हम खड़ी लाइन से बता देते हैं, एक सिंगल लाइन से ओब्लिक चिन्ह से बता दें, या फिर इनकी जगह हम अर्धविराम चिन्ह भी यूज कर सकते हैं, और इस तरह से हम इनका साइन नोटेशन यूज करते हैं। यहाँ पर ये पूरी सेल की रिएक्शन लिखी हुई है, और कोई भी सेल है तो अगर उसकी जो कंसंट्रेशन जलीय विलयन दे रखा है और उनका जो कंसंट्रेशन है तो यहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन को हम लिख देते हैं। और अगर हमने स्टैंडर्ड कंडीशन पर कोई सेल रिएक्शन करवा रखी हैं और उस स्थिति में जो ई नोड की वैल्यू होती हैं उसको हम दाईं तरफ लिख देते हैं। इसी तरह से कोई भी सेल है, जैसे कि ये सेल है, प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है और साथ में जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको भी आपको कोष्ठक में लिख देना, एक एटीएम, और साथ में उसकी जो H+ आयन है उसकी जो सक्रियता होती हैं उनको हम यहाँ पर कोष्ठक में लिख देते हैं, एक्टिविटी को भी हम कोष्ठक में लिखते हैं। इसी तरह से ये इनकी सक्रियता लिखी हुई है। तो इस तरह से आप साइन नोटेशन की सहायता से आप किसी भी सेल को बता सकते हैं। अब कोई भी मानक सेल दे रखा है और उसका ईएमएफ वैल्यू आपको ज्ञात करनी है तो आप इस सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो कंडीशन लिखी हुई है ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती हैं, 25 डिग्री सेल्सियस और 1 मोलर वाली, और जो वायुमंडलीय दाब होता है 1 एटीएम या फिर 1 बार हो सकता है। और यहाँ पर जो ये जो सूत्र दे रखा है वो है ई नोड सेल, किसी भी सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात करना है तो उस स्थिति में ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ये जो स्टैंडर्ड वाली स्थिति वाला सूत्र है। इसी तरह से आप इसको ई नोड सेल इक्वल टू
ई नोड राइट हैंड साइड की तरफ वाला जो कि कैथोड का काम कर रहा है, और माइनस ई नोड लेफ्ट इलेक्ट्रोड जो कि एनोड का काम कर रहा है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। इस सूत्र में रखने के लिए जो रिएक्शन होती हैं वो आपको केवल रिडक्शन वाली रिएक्शन यूज करनी है, और इनकी सहायता से आप किसी भी सेल का ईएमएफ वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पर एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जेड एन किस में कन्वर्ट हो रहा है, जेड एन टू प्लस में ऑक्सीकरण हो रहा है, और इसकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर लिखी हुई है, और बीच में साल्ट ब्रिज लगा हुआ है। CO2 प्लस 1 मोलर, और किस में इसका रिडक्शन हो रहा है और कॉपर बना रहा है। यहाँ पर ये जो ई नोट दे रखा है, इनकी वैल्यू आपको यहाँ पर ईएमएफ वैल्यू दे रखी है, जो कि ये Zn2 प्लस किस में Zn में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि जिंक धातु में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रिएक्शन रिडक्शन वाली रिएक्शन है। इसी तरह से कॉपर वाली भी जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, ये भी रिडक्शन वाली रिएक्शन है। तो इस स्थिति में यहाँ पर ये इस वाला सूत्र आप यूज कर सकते हो। ई नोट बराबर ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और जो कैथोड के ऊपर कौन सा है, ये वाली वैल्यू आएगी कॉपर वाली। तो यहाँ पर हमने ये वाली वैल्यू लिख दी, माइनस ये सूत्र वाला है, और साथ में Zn2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn के अंदर, तो रिडक्शन हो रहा है। तो ये वाली इसके साइन के साथ में यहाँ पर लिखनी है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ई नोट सेल बराबर आता है 1.1 वोल्ट। तो ये जो वैल्यू जो सेल का ई नोट सेल का जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो आपको पॉजिटिव में देखने को मिल रही है। इस स्थिति में जो रिएक्शन होती हैं वो स्पॉन्टेनियस होती है, और जब ई नोट सेल की जो वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो जो डेल जी की मान आता है वो हमें नेगेटिव में देखने को मिलता है, और जब डेल जी का मान अगर नेगेटिव आता है तो वो सेल स्पॉन्टेनियस होता है, स्वतः अपना आप खुद से होता है। अगर कोई भी सेल है और उसकी वैल्यू अगर ई नोट की वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है तो उस स्थिति में डेल जी की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। अगर आप उस सेल को रिएक्शन को करवाना चाहते हैं तो आपको बाह्य सोर्स की आवश्यकता होती है, तब जाके वो कंप्लीट हो पाती है वो रिएक्शन। तो ये सारे सेल नोटेशन दे रखे हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए आज हमने किसी भी सेल का ईएमएफ वैल्यू किस तरह से ज्ञात करते हैं पोटेंशियोमीटर की सहायता से, उसको हमने डिस्कस किया है। साथ में हमने साइन नोटेशन के बारे में डिस्कस किया है। तो आई होप आपको आज वाली क्लास समझ में आई होगी, और आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।